सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एडवांस के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट सेशन है। डॉपलर्स इफेक्ट जे एडवांस का आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट सब टॉपिक है। आप इसे वेव मोशन में पढ़ते हैं, जेई मेंस के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन एडवांस में ये आपको आज भी है और इससे आपको सवाल आते हैं। तो ध्यान से सेशन को आप बेटा अटेंड कीजिएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर हम आपको है ना 5 सवाल के माध्यम से इसके जो और अच्छे कॉन्सेप्ट है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस वाले सेशन को देखें उससे पहले अगर तुम्हारा डॉपलर्स का फंडामेंटल बेसिक कि भैया हमें कब कैसे इक्वेशन को लगाना होता है वो अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है तो सबसे पहले इस वाले सेशन से पहले तुम ये वाला वीडियो को जाके देखो। हमारे ही चैनल पे ये आपको अपलोडेड है, इसका लिंक हम तुमको नीचे लगा देंगे या फिर आप ढूंढेंगे, आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा। इसी वाले सेशन के अंदर हमने एक ये वाला केस भी आपको करके दिखाया था। ये आपको काइंड ऑफ एक जनरल केस है जहां पर ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है और ये इधर जा रहा है V1 से, ये इधर जा रहा है आपको V2 से। ठीक है, तो अगर मुझे ये जानना है कि भैया जो आपका ऑब्जर्वर है वो क्या अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, तो आप जब यहां पर ऊपर में ये आपको क्या होता है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और नीचे में आपको आता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, बेटा सब हमने इस वाले सेशन में समझाया है। एक बार जरूर से जाके देखिए, प्लस माइनस का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स लिखना है, तो ये जो दोनों वेलोसिटीज होती है ना, दिस मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। यानी कि मुझे इस V1 का इधर की तरफ कंपोनेंट लेना होगा, मुझे इस V2 का इधर की तरफ कंपोनेंट लेना होगा। तो हम लोग जो वेलोसिटीज लिखते हैं यहां पर और यहां पर, दीज आर द वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। तो ये एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ऑब्जर्वेशन होता है। इसके अलावा आपको यहां पर विंड यानी कि जो आपका एयर है वो भी मूव कर सकता है, तो विंड का स्पीड भी आपको कभी कभी दिया जाता है, तो उसको भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बेटा अकाउंट में लिया जाता है। बेसिकली आपका जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है उसमें क्या तो आप उसको ऐड करते हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, डिपेंडिंग कि आपका जो साउंड है वो विंड के स्पीड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है कि उसके अपोजिट मूव कर रहा है। उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप प्लस कर देते हो, अपोजिट है तो आप माइनस कर देते हो। लेकिन ये वाला जो चीज हमने अभी आपको दोबारा से रिवाइज कराया है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा सवाल हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप इन 5 सवाल को खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर तुमको आती है। इफ यू आर गुड एट इट, तुम इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और नीचे अपना 5 का आंसर भी लिखना, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्या सीखने मिला, नहीं मिला, सब कुछ बेटा एक्टिव मोड में आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। पहला सवाल थोड़ा सा फंडामेंटल रखा गया है। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स अ सोर्स विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास यहां पर एक ऑब्जर्वर है और हमारे पास यहां पर एक सोर्स है। हमसे कहता है कि आपका जो ऑब्जर्वर है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो भैया ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। द सोर्स इज मूविंग विद अ स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो सोर्स भी भैया कहता है कि सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है, तो इसका स्पीड हमको दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। Air is blowing with a speed of 10 meters per second from observer to source, right? तो भैया जो विंड का डायरेक्शन है ना वो इधर है, ऑब्जर्वर टू सोर्स है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड और इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन सोर्स ये है, यानी कि जो भी हमको साउंड एमिट हो रहा है वो ये सोर्स एमिट करने वाला है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड इज इतना, आपको F0 की वैल्यू दे रखी है 325 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको पूछा कि भैया आपका ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज इक्वल टू F0। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसको अगर मैंने C से डिनोट किया है तो C तो आपको लिखाएगा ही। अब बात को समझिएगा, साउंड आपको इधर ट्रैवल कर रहा है लेकिन विंड आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में तुम यहां पर C माइनस VW करोगे, C माइनस VW करोगे। जहां तक बात आती है ऑब्जर्वर की स्पीड और साउंड की स्पीड की,
सॉरी, ऑब्जर्वर के स्पीड और सोर्स के स्पीड की, तो आपका ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है. दिस इज द वे वी हैव एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि इसको जाके देखिए. ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ भाग रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को, इस वैल्यू को बढ़ाना चाहता है. इसको बढ़ाना है तो तुमको यहां पर प्लस साइन होना चाहिए. और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहता है. अगर तुम्हें इसे घटाना है, अब बात को समझिएगा, अगर तुम्हें इसे घटाना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाओ. बढ़ाने के लिए यहां पर प्लस साइन देना पड़ेगा. साइन का क्लैरिटी पूरा होना चाहिए बेटा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है. अब एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 325. सी की वैल्यू अपने को दे रखी है क्या? 330. 330 माइनस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 10 प्लस योर 5. ठीक है, ये आपको हो जाएगा -5 325. तो ये और ये हमको मर गया, और न्यूमरेटर में मेरे पास यहां पर आ जाएगा बेटा 335. तो हमको x की वैल्यू निकल कर आती है 335, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 335 माइनस 325 इज 10, 10/2 इज 5. तो मेरा सवाल का जवाब हो जाएगा 5. क्लियर? एकदम एकदम फंडामेंटल सवाल है, चेक कर रहा है कि तुम इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. देखिए, ये आपको मोर देन वन करेक्ट है, तो यहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है. ठीक है, तो आप इसको वैसे सॉल्व करो. चलिए सवाल को पढ़ो एक बारी, ध्यान से सवाल को पढ़ो. टू साउंड सोर्सेस हैविंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर सिचुएटेड एट 0,d एंड 0,2d. सो कोऑर्डिनेट एक्सिस लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये बना लिया y एक्सिस, ये बना लिया x एक्सिस, और मेरे पास एक सोर्स है यहाँ पर 0,d पे, और एक और है मेरे पास 0,2d पे. ठीक है ना, ये जो एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर f2. ठीक बात है सर. एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स एज अ कांस्टेंट स्पीड v ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस. तो यहां से मेरा ऑब्जर्वर शुरू करता है और कांस्टेंट स्पीड से राइट साइड आपको मूव करते जा रहा है. रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड बाय हिम आर f1 प्राइम एंड f2 प्राइम. ठीक है, तो हमें इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें बोल रखी है. तो हम क्या कह रहे हैं, तुम कोई जनरल लोकेशन लो, है ना. ये आपका समय शून्य का कहानी है, समय शून्य पर वो यहां पे था, किसी टाइम के बाद ऑब्जर्वर मेरा यहां पर होगा. ठीक है, अच्छा, अब याद करो कि हमने आपको क्या कहा था. हमने आपको कहा था कि भैया समझिएगा, ये है हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और यहां पे अच्छी बात यह है कि मेरा सोर्स स्टेशनरी है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है, तो आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग. तो अगर मैं पहले वाले सोर्स की बात करूं तो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर मैं दूसरे वाले सोर्स की बात करूं तो ये आपको बेटा इस डायरेक्शन में होगा. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए. ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ऑरेंज वाला है. ठीक है, अब देखिएगा. सो भाई साहब, मान लेते किसी टाइम टी पे अपना ऑब्जर्वर यहां पर है ना. तो ये वाला मेरा सोर्स S1 है, ये वाला एंगल आपका θ1 है, और ये वाला एंगल अपने को θ2 है. ठीक है, यानी कि साहब ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है. कहने का मतलब ये है कि आपका जो वेलोसिटी है, आपकी जो ऑब्जर्वर की स्पीड है, इस ऑरेंज वाले के अलोंग कुछ अलग होगी, इस ब्लू वाले के अलोंग कुछ अलग होगी, और वो वेलोसिटीज क्या क्या होगी वो भी हमको दिख रहा है. दिस इज गोइंग टू बी योर v0 cos θ1, और ये हो जाएगा अपने को v0 cos θ2. और साफ साफ दिख रहा है हमको कि भैया यहां पर आपका θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से. इसका मतलब जो cos θ1 होगा वो हमको बड़ा होगा cos θ2 से. cos में आपको उल्टा हो जाता है आपका जो ये इनइक्वालिटी साइन होता है. सही बात है ना, छोटे एंगल पे बड़ा वैल्यू होता है cos का. अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भैया व्हाट इज f1 प्राइम, तो
तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि F1 प्राइम इज इक्वल टू F1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, राइट। ऊपर में मेरे को ऑब्जर्वर का स्पीड होता है, नीचे हमको सोर्स का स्पीड होता है। तो यहां पर सर मेरा सोर्स तो रेस्ट पे है, तो सोर्स का कोई स्पीड आएगा नहीं, राइट, सिर्फ सी लिखा आएगा अपने को नीचे में। और जहां तक बात है ये वाले स्पीड की, तो भैया आप समझिएगा ऑब्जर्वर का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, सोर्स से दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहेगा, तो ऊपर साइन होगा नेगेटिव। इतना समझ में आ रहा है। और जहां तक बात है कि हमें कौन सा वेलोसिटी लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा ये वाला कंपोनेंट v नॉट कॉस ऑफ थीटा 1। सिमिलरली F2 प्राइम इज इक्वल टू F2, ये हो जाएगा c माइनस वी नॉट कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई योर c। सर यहां तक मामला क्लियर है, ठीक है। अब हमसे कहता है कि भैया एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जब मेरा ऑब्जर्वर यहीं पर था, जब आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, मेरी बात को समझिएगा, जब आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, दिस इज योर वी नॉट, तो सर इस वी नॉट का इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा। भैया ये एंगल आपको 90 डिग्री हो गया है, तो cos 90 जीरो हो गया। कहने का मतलब ये है कि भैया ये दोनों ही टर्म आपको फिर जीरो हो जाएगा उस केस में। वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं होगा। मतलब सर ये टर्म जीरो, मतलब F1 प्राइम इज इक्वल टू F1, C और C तो मर्ज गया ना आपका। सिमिलरली F2 प्राइम इज इक्वल टू F2, तो ये जो हमको दोनों बातें लिखी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ F1 इज इक्वल टू F2, हमसे कहता है कि भैया ये दोनों टर्म आपको सेम है। सपोज कीजिए कि हमने बोला है कि दिस इज इक्वल टू योर F नॉट, ठीक है। हमने आपको बोला कि चलो ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के लिए F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F नॉट कह दिया, यानी कि ये भी F नॉट है और ये भी मेरे को F नॉट है। यानी F1 प्राइम और F2 प्राइम को अगर कंपेयर करना है तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा। देन आफ्टर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जैसे ही या जो आपका ऑब्जर्वर है थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा एंगल्स डेवलप हो जाएंगे थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब बताओ कौन सा एंगल आपको, यहां पे तो दिख ही रहा है कि cos थीटा 1 की वैल्यू बड़ी है। अब अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब F1 प्राइम आपको छोटा है इन कंपैरिजन टू F2 प्राइम। तो यहां पर तो उल्टा लिखा है F1 प्राइम इज मोर देन F2 प्राइम। भैया ये दोनों तो सेम ही है, तो कंपैरिजन बस इनके थ्रू हमको करना था। तो भाई साहब ये वाला ऑप्शन मेरे को गलत है। अच्छा, ना कम बैक टू F1 एंड F2, कम बैक टू F1 एंड F2 ओवर हियर। अब चेक करो ऑप्शन नंबर सी, इफ F2 इज मोर देन F1, हमसे कहता है कि ये वाला टर्म F2 जो है वो बड़ा है एट ऑल इंस्टेंट्स, राइट। अगर एट ऑल इंस्टेंट, तो मुझे सारे इंस्टेंट्स को चेक करने पड़ेंगे। अगर हम समय शून्य की बात करेंगे तो आपका ये दोनों टर्म तो जीरो है उस केस में। तो भैया अगर F2 बड़ा है यानी F2 प्राइम भी बड़ा होगा, जो कि सही बात है। लेकिन आगे का भी चेक कर लो, अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हारे पास cos थीटा 1 cos थीटा 2 भी आ जाता है। अब सुनना मेरी बात को, cos थीटा 2 तुमको छोटा है, अगर ये टर्म छोटा है मतलब दिस टर्म इज बिगर, तो सर ये टर्म इससे बड़ा है और ये टर्म भी इससे बड़ा है। तो सर एब्सोल्यूट सेंस में दिख रहा है कि न्यूमरेटर इसके वाले न्यूमरेटर से तो बड़ा ही है, क्योंकि यहां पर ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है ऊपर वाले की तुलना में। यानी कि F2 प्राइम 100% F1 प्राइम से तो बड़ा ही होगा। लेकिन किंतु डी ऑप्शन में कहता है कि अगर F1 इज मोर देन F2, भाई साहब यहां पर डी में हमसे कहता है कि F2 छोटा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि F2 प्राइम भी आपको एब्सोल्यूट सेंस में छोटा ही होगा? वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? F2 छोटा है लेकिन ये वाला टर्म तो बड़ा है ऊपर वाले की तुलना में, समझ रहे हो। अगर ये भी छोटा होता ये भी छोटा होता तो एब्सोल्यूट सेंस में कह देते कि हाँ F2 प्राइम भी छोटा है, लेकिन यहां पर कह नहीं सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव दी डेटाज ओवर हियर। थीटा 2 कॉस की वैल्यूज F2 एंड F1 की आपको न्यूमेरिक वैल्यू हो, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट सेंस में कहना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए और सी सही होना चाहिए। क्लियर एकदम? बताइएगा कि आपका आया कि नहीं, क्या आपके इसमें +4 बने कि नहीं, आप उस सेंस में भी बता सकते हैं अपने को।
ठीक है, देखिए, देख के एक बार आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं बहुत ही टफ लग रहा है सवाल। टफ नहीं बिल्कुल भी, आप सवाल को पढ़िए और प्रयास कीजिए। अभी तो सर्कल के आपको एक दो सवाल और दिखेंगे आगे जाके। अ सोर्स इज मूविंग अलोंग अ सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन दिस मच। तो भैया एक सर्कल है जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, यही ना है, यही ना है भाई सर्कल अपना। देखिए, ठीक है, सो दिस इज योर सर्कल ओवर हियर। अच्छा, सर्कल का रेडियस आर है, विथ कांस्टेंट स्पीड दिस मच मीटर पर सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आपका जो पार्टिकल है ना वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि वो ऐसे ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, अ डिटेक्टर इज एट रेस्ट एट पॉइंट 2r,0। डिटेक्टर मतलब ऑब्जर्वर। तो ये अपना 0,0 है, ये वाला पॉइंट होगा r,0 और यहां पर है आपका बेटा 2r,0। ठीक बात है सर। यहां पर आपका ऑब्जर्वर है। अच्छा, और ये रेस्ट पर है। इफ द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स इज f एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मच, देन द पोजिशन ऑफ द सोर्स when the detector records maximum frequency is how much। तो भैया इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व करवाना है। समझिएगा, लेट अस टेक अ रैंडम सिचुएशन कि सपोज कीजिए कि आपका सोर्स जो है ना वो मूव कर रहा है और वो यहां पे है, लेट अस से वो यहां पर है। ठीक है, तो सोर्स का जो वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सर ऐसे हो गया है vs। लेकिन तुम जानते हो कि भैया तुम्हें जो फॉर्मूला में स्पीड पुट करना होता है दैट शुड बी द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट लो विच इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये अगर सोर्स है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे और आप फिर इसका, अगर ये एंगल थीटा है, इधर आप एक कंपोनेंट लेंगे विच इज योर वीएस कॉस थीटा। ठीक बात है सर। तब जाके तुमको मिलेगा कि क्या है एफ अपैरेंट। और अगर तुम्हें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, याद कीजिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर तुमको चाहिए, यहां पर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो c, और ऊपर में ऑब्जर्वर का स्पीड होता है वो तो 0 ही है। c यहां पर आपको सोर्स का है, सोर्स का वो कंपोनेंट जो कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है। यहां पे माइनस साइन दोगे कि प्लस साइन दोगे? अगर तुमको चाहिए कि भैया मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, तो मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करोगे तो यहां पर माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, और ये तभी आता है जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ हो, जैसा कि इस केस में दिख रहा है। ठीक बात है सर। लेकिन हमको अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसे मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए ना, मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे चाहिए सोर्स का अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यहां पर तो थीटा होने के वजह से ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है इस केस में कि पूरा का पूरा वीएस ही ओ के अलोंग हो, ओ के तरफ हो? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तुम अपने आप से पूछो तो भैया इस केस में तो पॉसिबल ही पॉसिबल है। और वो कब पॉसिबल होगा? टैंजेंट, यहां से एक टैंजेंट मारो इसके ऊपर। अब तुम देखो, जब तुम्हारा सोर्स घूमते घूमते यहां पर आया होगा, यहां पर सोर्स की वेलोसिटी इसी टैंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो पूरा का पूरा वीएस हमको अब इस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। मुझे कोई वीएस कॉस थीटा करने की जरूरत नहीं है। बस समझ में आ रही है आपको? इससे आपको मिलेगा भैया मैक्सिमम। अब ये बता दो हमको कि ठीक बात है सर, ये हमको पता चल गया, और सर ये टैंजेंट है मेरे को, यानी कि अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन इस पे ड्रॉप करूं तो सर ये मेरे को 90 डिग्रीज होएगा। ठीक बात है सर। अच्छा सर, हमको ये भी दिख रहा है कि ये मेरा रेडियस था r, ये वाला डिस्टेंस मेरा 2r है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2r है। तो सर हमको दिख रहा है कि ये जो मेरा एंगल है ना थीटा, ये हमको दिख रहा है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि cos थीटा इज 1/2, यानी थीटा इज 60 डिग्रीज। अगर तुमको थीटा 60 डिग्रीज मिल गया है तो तुमको इस सोर्स का ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मिल नहीं गया तुमको इसका? तुमको इसका x कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया है। x कोऑर्डिनेट वुड बी हाउ मच? ये वाला चीज r cos 60, यानी कि r/2, एंड y कोऑर्डिनेट इज ये वाला चीज यहां से यहां विच इज r sin 60, लेकिन नेगेटिव में है ना तो -3√r/2। तो
देखने में तो ये ठीक होता, लेकिन यहां पर x बोलता है इतना और y बोलता है इतना, बेसिकली इंटरचेंज कर दिया है, लेकिन ये ऑप्शन हमको टेक्निकली गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगर मुझे यहां पर मैक्सिमम फील हो रहा है तो मिनिमम कहां होगा? ठीक इसके सामने, यहां पर, ठीक इसके सामने। आप ऊपर एक और ऐसा टैंजेंट, सुनो मेरी बात, आप यहां पर एक और ऐसा टैंजेंट को बनाते, तो जब आपका सोर्स इस पॉइंट पर होता तब सोर्स की वेलोसिटी एग्जैक्टली अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है, तभी तो हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये ऑब्जर्वर। तो अगर ये तुमको कोऑर्डिनेट पता है विच इज दिस मच, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बस यहां पर एक प्लस डाल दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये तो बोलता है 0, कुछ भी लिख दिया, मतलब इसके अंदर कुछ भी। अच्छा, हमसे पूछता है भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, तो खत्म कहानी। जो आपका मैक्सिमम होगा दैट इज इक्वल टू योर एफ, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330, नहीं सॉरी, हाँ सिर्फ 330 है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस ये पूरा का पूरा अपने को इस्तेमाल हो रहा है 330 पाई डिवाइडेड बाई 6√3। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपका कैंसिल आउट होएगा और आपके पास बचेगा f 6√3 डिवाइडेड बाई 6√3 माइनस योर पाई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको इतना ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल सही है, और मिनिमम में बीच में आपको बस एक प्लस साइन आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी इस सवाल का सही जवाब अपने को सी और डी है। ध्यान से देखिएगा, आराम से खुद से इसको महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये आपको प्रश्न थोड़ा सा है ना, मतलब इसके पहले वाला जो सवाल था वो फिर भी इजी था। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वर है ना वो सर्कल के बाहर था, इस बार मेरा ऑब्जर्वर सर्कल के अंदर है, तो टैंजेंट तो कभी आएगा नहीं जीवन में आपके। A source emitting sound of frequency f0 is moving in a circle of radius r। कमेंट में बताइएगा कि ये कितनों का सही हुआ है। बढ़िया सवाल है ये वाला, और इसके बाद वाला भी बढ़िया है। A source emitting sound of frequency f0 is moving in a circle of radius r having center at origin। आइए, ठीक बात है, तो ऐसा हमने सर्कल बना लिया है, इसका सेंटर भी ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस हमको कहता है कि r है, और f0 फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है ना सोर्स, और क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी ले लो। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ c/3 वेयर c इज स्पीड ऑफ साउंड, तो भैया इसका जो स्पीड है सोर्स का वो आपको c/3 है। अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट r/2, 0, तो यहां पर आपका डिटेक्टर है या ऑब्जर्वर है, जो बोल दो, ये आपका डिटेक्टर है, ये वाला मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, इसको बोल दो पॉइंट O। अच्छा, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड हमसे पूछ रहा है। आपका जो ऑब्जर्वर है, ये आपका जो डिटेक्टर है वो रेस्ट पर है, और सोर्स आपको घूम रहा है। सपोज कीजिए कि मेरा जो सोर्स है, लेट अस से दैट इट इज मूविंग लाइक दिस। सपोज कीजिए ना कि वो आपको ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक बात है सर, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज ले लो अपने सोर्स को कि सर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब सोर्स आपको ऐसे था, तो सोर्स आपको ऐसे घूम रहा है इस पेरीफेरी पे। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको सोर्स फिलहाल के लिए यहां पर है, सपोज कीजिए आपका सोर्स यहां पर है, दिस इज योर सोर्स ओवर हियर। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें सोर्स का जो वेलोसिटी है इस समय वो टेंजेंट टू द सर्कल है। ये हमको सोर्स का स्पीड है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज c/3 दिया, यहां पर c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड है। लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए कंपोनेंट, हमें चाहिए कंपोनेंट जो कि इसके लाइन जॉइनिंग के अलोंग हो, ऐसा। लेकिन देखिए इसके पिछले सवाल में ना ऐसा हो पाया था कि पूरा का पूरा ये Vs इसके अलोंग आ गया था, क्योंकि भैया बाहर में था वो पॉइंट, तो आपको टैंजेंट मिल जाता था, तो ये टैंजेंट मेरा Vs ऑब्जर्वर के अलोंग आ जाता था। लेकिन यहां पर तो टैंजेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इंटरनल पॉइंट है मेरा D।
समझ रहे हो? वीएस कभी भी इस एसडी लाइन के अलॉन्ग आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे मिनिमाइज करना है, वॉटेवर, तो मेरा जो ये वेलोसिटी है ना, इसका मैक्सिमम कंपोनेंट इसके अलोंग होना चाहिए। मतलब अगर ये आपका एंगल थीटा है तो इसका मैक्सिमम कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। क्या होगा? एफ अपेरेंट। एफ अपेरेंट वुड बी योर एफ नॉट, है ना, सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वर है यानी कि डिटेक्टर, वो आपको रेस्ट पे है, तो चुपचाप से ऊपर में सिर्फ सी ही होगा। और अगर मेरा इसका जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में यानी कि डिटेक्टर के तरफ है, तो नीचे आपको माइनस साइन आ जाएगा, तभी तो आपको ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स का प्राइम दे देते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख दो ना वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा। सो बेसिकली अगर मुझे इस वैल्यू को बहुत ज्यादा करना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट, तो आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए या फिर आपका ये वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। सो बेसिकली वीएस का अलोंग द लाइन जॉइनिंग एस एंड डी, वो कंपोनेंट आपको मैक्सिमम होना चाहिए। सर वीएस कॉस थीटा मैक्सिमम का मतलब थीटा शुड बी मिनिमम। भाई कॉस थीटा अगर बढ़ाना है तो थीटा को घटाना पड़ेगा। अगर मेरा थीटा को मिनिमम करना है, देखिए मुझे थीटा को मिनिमम करना है, अगर तुम इसमें मैक्सिमम मिनिमा के चक्कर में फंसने लग गए तो बहुत उलझ जाओगे। कई बच्चों को हम देखें इस प्रकार के सवाल में क्या करने लग जाते हैं, वो ये वाला थीटा, एंड बाय द वे ये आपको आर है, ये आपको आर बाई टू है, वो आर बाई टू थीटा वीटा में रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आपका इक्वेशन आएगा, फिर आप उसको मैक्सिमम मिनिमाइज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे कि मुझे थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा सुनना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओ एस एंड दिस? 90 डिग्री ना, ये वी एस आपको टेंजेंट है। कहने का मतलब है कि अगर ये थीटा है तो साहब ये एंगल मेरे को फाई 1 हो जाएगा। अगर मुझे थीटा प्लस फाई 1 तो आपको 90 डिग्रीज है। अगर मुझे थीटा को घटाना है मतलब मुझे फाई 1 को मैक्सिमाइज करना है। थीटा मिनिमम का मतलब है कि मुझे फाई 1 को मैक्सिमाइज करना है। अब हम क्या कह रहे हैं, इस वाले एंगल को आप बोल दो बेटा फाई 2, ठीक है। आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल, इसमें लगा दो साइन लॉ। अगर तुम साइन लॉ लगा दोगे तो तुमको दिखाई देगा कि भैया आर अपॉन साइन फाई 2, आर अपॉन साइन फाई 2 इज इक्वल टू आर बाई 2 अपॉन साइन फाई 1। आर ने आर को मार दिया। अच्छा, तो यहां से हमको दिख रहा है कि आपका जो साइन फाई 2 है और अदर मेरा जो साइन फाई 1 है, दैट इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ साइन फाई 2। ठीक बात है। मुझे फाई 1 को मैक्सिमाइज करना है, मुझे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मतलब साहब आपको ये वाली वैल्यू मैक्सिमम करनी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम। और साहब ये वाली वैल्यू समझिएगा, साइन फाई का ना इसके साथ डिपेंडेंसी भी तो है बेचारे का। ये वाला वैल्यू मैक्सिमम का मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 जा सकती है। कब? जब फाई 2 आपको 90 डिग्रीज होगा। इसका मतलब फाई 2 शुड बी 90 डिग्रीज, तब जाकर हमको ऐसा कारनामा मिलेगा। तो आप इस पूरे डायग्राम को एक बार दोबारा से रीड्रॉ कीजिए, जहां पर आप फाई 2 को 90 डिग्री दिखाने वाले हो, 90 डिग्री दिखाने वाले हो, कुछ इस प्रकार से। दिखाई दिया? बोलो ना, दिखाई दिया? ये आपका सोर्स है, सोर्स का वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपको c/3 है, और ये मेरा फाई 2 90 डिग्री होना चाहिए था। दिस इज योर r, और तो फाई 1 वुड बी योर 1/2, जहां पे फाई 1 आपको हो जाएगा 30 डिग्रीज, यानी ये एंगल 30 डिग्रीज। ये 30 का मतलब हो गया ये एंगल 60 डिग्री से दिख रहा है, खास साफ साफ हमको दिख रहा है, राइट। यानी ये एंगल आपका 60 डिग्रीज।
कहने का मतलब है कि भैया भैया इसका इधर के तरफ जो कंपोनेंट आया है, दिस इज योर c/3 cos 60 विच इज योर c/6। एक बार तुमको ये मिल गया ना, उसके बाद तुम्हारा सवाल हो गया है समाप्त। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एफ नॉट सी माइनस एंड वी एस कॉस थीटा इटसेल्फ इज c/6। ये आपको हो जाएगा c/6। तो यहां पर आपको हो जाएगा ये कितना, भाई तो आपको सी तो मर जाने वाला है, ये आपको हो जाएगा नीचे में 5, तो 6 एफ नॉट बाई 5, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए सही है, तो मेरे को बी गलत है। एंड मिनिमम कब होगा भैया, सेम होगा, बस नीचे आपको प्लस साइन आ जाएगा, सेम टू सेम लेना है। ऑफ कोर्स पोजीशन आपको एक अलग पोजीशन होगी, जब आपको सोर्स घूमता घूमता ठीक यहां पर नीचे आएगा ना, यहां पर, तब आपको वो कारनामा दोबारा से देखने के लिए नसीब होगा इस प्रकार से। और आपका जो वेलोसिटी है वो आपको इस डायरेक्शन में है, टैंजेंशियल डायरेक्शन में। दिस इज योर दिस फेलो इज योर c/3, लेकिन मुझे कंपोनेंट मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपको इस डायरेक्शन में, ऐसा दिस। ये आपको वापस से c/6 ही निकल के आएगा, और इस बार ये c/6 इस डिटेक्टर से दूर जाता हुआ है, तो नीचे आपको प्लस साइन आ जाएगा, यहां पर आपको प्लस साइन आ जाएगा। मतलब आपको जो मिनिमम होगा दैट वुड बी योर, प्लस आने का मतलब है कि ऊपर आपको 6 चला जाएगा, 6 एफ नॉट, और ये आपको हो जाएगा 7। सो 6 एफ नॉट बाई 7 तो हमको इसमें भी नहीं दिख रहा है और हमको इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते भाई, 6 ऊपर गया ना, 6 6 6 7। ठीक है, तो इस सवाल का आपको एक ही जवाब है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया सवाल है एकदम, बताना। चलिए, इस सेशन का आपको हम एक आखिरी सवाल दिखाते हैं, एंड यू हैव टू आंसर इन किलोहर्ट्ज। ये आपको न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, एडवांस में आपको न्यूमेरिकल टाइप सवाल आता है, और उसमें कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना स्मार्टली कैलकुलेट करते हो। सवाल को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। लेट्स एंजॉय। A source of sonic oscillations with frequency 1700 Hz and a receiver are located at the same point. So basically ये सब शब्द से आप घबराइए मत। एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी है 1700 हर्ट्ज, और जो रिसीवर है, जो ऑब्जर्वर है, वो दोनों अभी एक जगह ही खड़ा है, इकट्ठे खड़ा है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो आपका यहाँ पर ही आपका एक सोर्स भी है, यहीं पर ही आपका एक सोर्स भी है, और यहीं पर ही आपको ऑब्जर्वर भी है। दोनों एकदम आजू बाजू में खड़ा है चुपचाप से। सोर्स का फ्रीक्वेंसी इतना है, एट t equals to 0 the source starts receding from the receiver with a constant acceleration of this much. receding का मतलब दूर जाना, तो सोर्स आपको ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि सोर्स का इनिशियल स्पीड 0 था, सोर्स का एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी इक्वल टू इतना, फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर। फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड, क्या उसको फ्रीक्वेंसी, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया है बाय द स्टेशनरी रिसीवर एट t equals to 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन। मोशन शुरू होने के 10 सेकंड बाद, यानी कि भैया ऑब्जर्वर जो है ना, वो घड़ी पहना हुआ है, जैसे ही 10वां सेकंड खत्म हुआ, वो फटाक से अपने कान से पूछा कि भैया तुमको क्या सुनाई दिया, तुमको वो जवाब देना है। ठीक है, तो समय शून्य पर आपको ये जो आपका सोर्स है वो यहां पर है, ये आपको लेफ्ट साइड भाग रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद आपका सोर्स यहां पर होगा। ठीक है, 10 सेकंड बाद आपको सोर्स कहां पर है, 10 सेकंड बाद आपका सोर्स लेटर से यहां पर है। इस सोर्स के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है, तो a इंटू टी यानी कि 100, तो इसका स्पीड जो है वो है 100 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अच्छा,
तो जो ऑब्जर्वर ने फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की एफ प्राइम इज इक्वल टू आपका कहाँ गया 1700, तो ये आपको हो जाएगा 1700 एंड ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, यानी ऊपर में हमको कुछ नहीं आएगा वीओ जैसा, नीचे में मेरे पास ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहेगा, तो घटाने का मतलब है नीचे में आपको आएगा प्लस साइन, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो ये आपको हो जाएगा 1700, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 एंड 340 प्लस 100 इज योर 440। तो आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया है इसको, क्या आंसर आया है वो आपका गलत आंसर है। क्यों सा गलत आंसर है सर? देखो इतना तो सरल नहीं था कि आपने फटाक से 10वें सेकंड का स्पीड निकाला और इसको जोड़ जाड़ के आंसर निकाल दिया। हमसे पूछा कि 10वें सेकंड पे ऑब्जर्वर ने क्या सुना, हमको तुम ये बताओ कि 10वें सेकंड पे यहां से जो साउंड निकला है उसको ये डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है तुम सॉल्व कर सकता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी कि ये आपको निकल कर आ रहा है 500 मीटर। तो भैया ये आपको 500 मीटर है और स्पीड ऑफ साउंड हमको है 340, तो भैया साउंड को यहां से यहां जाने में भी तो 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए 1.5 सेकंड लग रहा है, तो 10वें सेकंड पे तो साउंड निकला और उसमें आप और ऐड कर दो 1.5 सेकंड, तो यानी कि लगभग 11 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम पर ऑब्जर्वर ने वो फ्रीक्वेंसी सुनी जो आप सॉल्व करके देना चाह रहे थे आंसर में। बात समझ में आई? हमको तो चाहिए वो फ्रीक्वेंसी जो वो ऑब्जर्वर खुद 10वें सेकंड पे सुन रहा था, मतलब वो वाला साउंड है ना, सोर्स ने यहां से कुछ पहले ही एमिट कर दिया होगा। ध्यान से सुनना, सोर्स जब मूव कर रहा है, सोर्स आपको जब मूव कर रहा है, लेटेस्ट से वो यहां तक आया है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स नॉट डिस्टेंस। तो जब आपका सोर्स एक्स नॉट डिस्टेंस तक पहुंचा है, यहां तक आने में उसको टाइम लगा होगा लेटेस्ट से 9 सेकंड, लेटेस्ट से 9 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड पे तो वो आगे था, मान लेते यहां तक उसको आने में लगा होगा 9 सेकंड। अभी जो उसने साउंड एमिट किया है, अगर उस साउंड को यहां से यहां जाने में लग रहा है 1 सेकंड, तब ना हुआ तुम्हारा टोटल टाइम 10 सेकंड। सोर्स को यहां से यहां तक लगा 9 सेकंड, फिर साउंड को लगा यहां से यहां 1 सेकंड, हो गया 10 सेकंड। ऑब्जर्वर ने कुछ सुन लिया, अब वो आंसर बोलेगा अपना। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि भैया इस लोकेशन पर इस सोर्स की वेलोसिटी क्या है। तो हमको तो ये एक्स नॉट भी नहीं पता है, समझ रहे हो? अच्छा, लेकिन हमको कुछ चीजें पता है। क्या पता है? ये एक्स नॉट हमको पता है, एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ ए। सपोज कीजिए सोर्स को यहां से, तो सोर्स को पहली बात मिटा देते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि सोर्स को यहां से यहां तक जाने में लगता है टी टाइम, तो यहां पर आप लिखोगे टी का स्क्वायर, मतलब 5 टी का स्क्वायर। अच्छा, और फिर यहां से जो आपको साउंड निकला है उसको यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम हमें लगवाना है? टोटल टाइम होना चाहिए 10 सेकेंड। सोर्स को यहां से यहां तक टी और यहां से यहां तक का टाइम टी नॉट, सो टोटल टाइम शुड बी 10 सेकेंड। तो हम कह नहीं सकते हैं कि साउंड को यहां से यहां तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगना चाहिए दैट इज 10 माइनस टी सेकेंड, 10 माइनस टी सेकेंड। और जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो भी आपको फिक्स्ड है, विच इज योर 340। तो हम कह नहीं सकते हैं कि आपका ये जो एक्स नॉट है उसको एक और तरीके से लिखा जा सकता था, स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, विच इज योर सी, और सी की वैल्यू क्या है? 340। दिस इज योर 10 माइनस टी। तो आप दोनों एक्स नॉट को इक्वेट करोगे तो तुमको यहां से टाइम निकल कर आएगा। करते हैं, चलिए सॉल्व। 340 3400 माइनस योर, या फिर एक काम करो, इसको 340 ही रहने दो, दिस इज योर 10 माइनस टी इज इक्वल टू योर 5t स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आपको हो जाएगा 5 6 30 एंड 8। तो यहां से आपको दिख रहा है टी स्क्वायर और प्लस 68t माइनस 680 इज इक्वल टू 0। यहां से आप निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम टी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? क्योंकि जब टी आएगा तभी तुमको पता चलेगा कि भैया सोर्स की वेलोसिटी ये वाली कितनी है। ये सब का तो कोई अब काम नहीं अपने को। बात समझ में आ रही है आपको? टी निकलोगे तभी तो ये वीएस मालूम पड़ेगा। वीएस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टी। यू तो जीरो था। टी सर सॉल्व करना यहां पर, सो टी इज इक्वल टू माइनस बी, सो ये आपको हो जाएगा -68 प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर आपको थोड़ा सा काम कठिन है। बी का स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 680 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग 68 कॉमन ले ले तो 68 ब्रैकेट में आएगा आपको 68 प्लस 40, यानी कि रूट में हमको आएगा 68 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपको 60 इंटू 40 100, 108। तो ये हमको हो जाता 4 इंटू, दिस इज योर 417, और ये हो जाएगा 4 इंटू दिस इज योर 27। तो हम ये सब आपको है ना रूट के अंदर है, यही कहानी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो 4 बाहर निकल जाएगा, 27 में से एक 3 बाहर निकलेगा, और आपको रूट में बचेगा कितना 3 और 17 कितना होता है 51 अपॉन 2। तो यहाँ से अपने को क्या क्या बच रहा है, आइए देखिए। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से करो बैठ के। अगर डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा -34 प्लस ये आपको हो जाएगा 6 इंटू योर 51। अब 51 का रूट कितना होता है, हमने आपको अपने चैनल पे रूट निकालने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाया हुआ है, जाके देखना, वीडियो को ढूंढना है ना, हाउ टू फाइंड रूट बाय एडुनिटी, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो रूट 51 है ना, तो 51 से क्लोजेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 49 है। 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7 है ना, तो 51 का रूट हो जाएगा 7 प्लस 51 बाई 7 अपॉन 2। सो 7 प्लस ये आपको हो जाएगा 7 49, 2 बचेगा ना, सो 20 है, तो 7 2 14, 6 है, तो 7 8 56 अपॉन 2। तो ये आपको हो जाएगा 14.28 बाई 2, यानी कि ये आपको आ रहा है 7.14। सो -34 प्लस 6 इंटू 7.14, सो -34, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो अब आपके पास आ रहा है 42.84 और यहाँ पे है 34, यानी कि 0.84, और ये भी हमको हो जाएगा 8। तो हमको है ना टाइम निकल कर आ गया, मेरा टी आ रहा है 8.84 सेकेंड्स। ठीक बात है साहब। अब अगर हम और ध्यान से देखें तो जो स्पीड आ रही है सोर्स की 8.84 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 88.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना कि इसके आसपास है या फिर दूर दूर वैल्यूज हमने लेके आई है। जस्ट चेक एंड डू कमेंट ऑल्सो। हाँ, अच्छा, ये आ गया तो अब पता करो कि ऑब्जर्वर ने क्या स्पीड ऑब्जर्व किया होगा। एफ प्राइम इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऊपर मेरे को आएगा स्पीड ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू योर 340, नीचे में 340 और प्लस आएगा आपको 88.4। सो दिस इज योर 1700, 340, इसको अगर ऐड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 8, ये आपको हो जाएगा 2 और ये आपको हो जाएगा 4.4। ठीक है, ये और ये हटा दो ताकि हम आंसर को लिख पाएंगे किलो हर्ट्स में, क्योंकि हमको उसी में चाहिए आंसर मेरा। तो फिलहाल के लिए हमको जो दिख रहा है दैट इज योर 17 इंटू 17 इंटू 2, एंड ये है ना, देखो अभी ऊपर वाले के सामने आपका नीचे वाले में 0.4 को अगर छोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको एक काम करो 428 ही रहने दो, तो इसको मारोगे तो 214 आएगा, और ऊपर वाला क्या है 289 अपॉन 214। सो इसको कैलकुलेट करना है। अब डिवाइड करो, लेट अस डिवाइड। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 डेसिमल, और उसके बाद कितना आएगा 5 और 6, सो
ठीक है ना, तो 650 हुआ ना, तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। सो 214 में अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो जगह 42 और 6, गड़बड़ किया क्या कुछ? कुछ तो गड़बड़ किया है। ये आपको 5 है, ये 7 है ना, ठीक है। 3 से जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 42 और 6, तो ये हमको निकल कर आ रहा है 801, एक और डेसिमल आएगा, तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1.35। तो मेरा इस सवाल का जवाब आ रहा है 1.35 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अ टिपिकल वेरी गुड एडवांस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत ही प्यारा है, आपको कैलकुलेशन भी है, जो कि आप बिना कैलकुलेटर के अपने एफिशिएंसी को दिखाते हुए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।